नमस्कार। पिछले लेक्चर में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुए थे तराइन के मैदान में, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के रूप में माना जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, और अगर कहें एक तरह से तो यहीं से भारत में मध्यकाल या मुस्लिम शासन की स्थापना का काल आरंभ हो जाता है। हालांकि कब से मध्यकाल आरंभ हुआ, इस पर बहुत मतभेद है और कभी एक मत हो भी नहीं सकता है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल का समापन गुप्त काल के बाद ही हो गया और वहीं से मध्यकाल की शुरुआत हुई। तो एक दूसरी धारणा है कि नहीं, हर्षवर्धन हिंदू काल का अंतिम महान शासक था और उसकी मृत्यु जब हुई 647 ईस्वी में, तो वहीं से प्राचीन काल का समापन और मध्यकाल की शुरुआत। एक धारणा जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो ये है कि 8वीं शताब्दी के मध्य से मध्यकाल की शुरुआत हुई। तो इस तरह से कई विचार हैं। एक पुरानी विचारधारा यह भी है कि 1206 ईस्वी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उस समय से मध्यकाल की शुरुआत है। कुछ विद्वान या जो विद्वान मध्यकाल का संबंध मुस्लिम राज्य की स्थापना से जोड़ते हैं, तो यही मानकर चलते हैं कि मुस्लिम काल की शुरुआत भारत में तो सिंध पर अरब आक्रमण के साथ ही शुरू हो गई। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि अरब आक्रमण के बाद एक लंबे काल तक गैप रहा, फिर महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, फिर 150 वर्षों का लंबा गैप। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई है, उसमें मोहम्मद गौरी की जो विजय है, मुसलमानों की जो विजय है, वह फिर रुकती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, निरंतर आगे चलती रहती है। तो सही अर्थ में देखें तो मुस्लिम राज्य की स्थापना भले ही सिंध में सबसे पहले हुई, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार जो है वो लगातार जो चला है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ, और धीरे धीरे हिंदू राज्यों का पतन होने लगा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब तराइन में विजय प्राप्त की, तो फिर आगे बढ़ते 1194 में उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और 1206 ईस्वी तक अवस्था ये थी कि उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में था। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का पहला सुल्तान भी माना जाता है, उसने मुस्लिम राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और जो भी शासक आए ऐबक के बाद वे मुस्लिम सत्ता के विस्तार में, संगठन में लगे रहे। और 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक, यानी अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल हम लोग ले हैं, तो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल तक अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना तो पूरे भारत में, दक्षिण भारत समेत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। यानी तराइन के दूसरे युद्ध से जो सिलसिला चला मुसलमानों के विजय अभियान का भारत में, वो फिर रुकता नहीं है। पहले तुर्क लोगों ने अपना सत्ता कायम किया, फिर खलजी आए, फिर अफगान आए, पठान आए, आगे चल के मुगल आए, लेकिन हिंदू राज्य का, फिर हिंदू राज्य की सर्वोच्चता कहें या कोई ऐसा हिंदू शासक जो पूरे भारत पर शासन किया हुआ, लंबे अरसे तक मध्यकाल में, बल्कि लंबे अरसे क्या कहें, मध्यकाल में हुआ ही नहीं। कुछ हिंदू शासक उभरे जिन्होंने समय समय पर मुस्लिम सत्ता को चुनौती दी,
प्रतिरोध तो मुस्लिम सत्ता का हमेशा होता ही रहा, ये अलग बात है। उसमें कुछ ऐसे शासक उभरे जिन्होंने गंभीर चुनौती मुस्लिम सत्ता को दी, लेकिन कुल मिलाकर एक लंबे अरसे तक 1192 से लेके लगातार आगे चले हम लोग 1757 तक, तो भारत में मुसलमानों की सत्ता ही कायम रही। और 1757 के बाद उन्हें अंग्रेजों ने चैलेंज दिया और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी राज्य का विस्तार होता गया। तो मुस्लिम सत्ता का विनाश अंग्रेजी शासकों ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, अंग्रेजी सरकार ने किया। और इस प्रकार जो हिंदू राज्य का जमाना था कभी, जिसका अंतिम नायक निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान को माना जा सकता है, महान पराक्रमी बहादुर, एक तरह से गाथा बन चुका है। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही हम देखते हैं कि हिंदू काल या प्राचीन काल एक तरह से समाप्त हो जाता है। हालांकि काल परिवर्तन एक झटके में नहीं होता है, ये बात भी सही है, समय लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वर्ष, कोई ना कोई घटना को काल परिवर्तन का एक मानक तो माना जाता ही है। जैसे जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 23 जून 1757 से भारत में मध्यकाल का समापन और आधुनिक काल की शुरुआत। यहाँ पर उनका संकेत है प्लासी के युद्ध से। तो उसी आधार पर हम देखें तो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध जो है वह प्राचीन काल की समाप्ति और मध्यकाल की शुरुआत। हालांकि ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है, ये अपने अपने दृष्टिकोण है, बहुत लोग हमसे असहमत भी हो सकते हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर में यह भी कहा था कि तराइन की लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। तो एक धारणा है कि वह युद्ध में ही मारे गए, दूसरी धारणा है कि युद्ध से वे पलायन किए युद्ध भूमि से, लेकिन सिरसा के निकट पकड़ा गया और मार डाला गया। एक तीसरी धारणा जो चंद्रवरदाई का मशहूर ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में उल्लेखित मिलता है, जो भारत में जन जन में विख्यात है, और वो यह है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा कर दिया और अपने साथ वो उसे गजनी ले गया, लेकिन एक अवसर पर मौका पाते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की ही हत्या कर दी। यह कहानी तो बहुत रोमांचक है, लेकिन है ये कहानी, और मेरे ख्याल से इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। और आजकल के लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, यह रचना पृथ्वीराज के काल की है भी नहीं, बल्कि जो उपलब्ध है वो 16वीं शताब्दी के पहले का ग्रंथ नहीं है। तो इसीलिए ऐतिहासिक महत्व इसका नहीं कुछ है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है इस संदर्भ में, तो मुझे यही सही लगता है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की, क्योंकि यह मानना कि वो तराइन के युद्ध में हार करके भाग गया, तो उस काल की जो राजपूत की मान्यता थी, राजपूतों की जो युद्ध नीति थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक के लिए भागना जान बचा करके ये संभव नहीं लगता। एक धारणा और है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कुछ सिक्कों के आधार पर, कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक उसके अधीनता में रह के काम किया, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया, फिर उसकी हत्या कर दी। यह भी बकवास लगता है। पृथ्वीराज चौहान जैसे गर्वीला शासक से यह आशा करना कि वो मोहम्मद गौरी की अधीनता में रह के काम किया हो, यह संभव नहीं लगता। तो जो मेरा अपना निष्कर्ष है वो यही है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में वीर गति प्राप्त किया, और यहीं से जो राजपूत काल का एक गौरवशाली युग चला आ रहा था वो यहाँ पर एक ब्रेक लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि राजपूतों का प्रभाव खत्म हो जाता है, बल्कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए इसके आगे भी उन्हें राजपूतों के साथ कड़े संघर्ष करने पड़े, और बहुत आगे चल करके ही अकबर ने बहुत कुछ शांति
समझौता राजपूतों के साथ कायम किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने जिन जिन इलाकों पर विजय प्राप्त की थी, उन सबको उसने गजनी में शामिल किया। खुद को वो गजनी का सुल्तान ही कहता था और भारतीय क्षेत्र पर सुशासन स्थापित करने के लिए उसने अपने दासों को इक्ता प्रदान किए। वस्तुतः इक्ता वह भूराजस्व होता था जो किसी अधिकारी को उसके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। शाब्दिक अर्थ यही है इक्ता का। लेकिन धीरे धीरे इक्ता का अर्थ प्रशासनिक केंद्र से भी लिया जाने लगा था, यानी विभिन्न प्रशासनिक केंद्र का निर्माण करना, इक्ता का निर्माण करना और वहां पर गवर्नर की नियुक्ति या इक्तादार की नियुक्ति करना। और इस दृष्टिकोण से मोहम्मद गौरी ने अपने भारत में जीते गए क्षेत्र को 1192 ईस्वी में 2 इक्ताओं में बांटा। एक सिंध का इक्ता, जहां उसने अपने दास नासिरुद्दीन कुबाचा को इक्तादार बनाया, और दूसरा दिल्ली का इक्ता, जहां उसने अपने दूसरे दास कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्तादार बनाया। और फिर इन दोनों इक्तादारों ने भारत में क्षेत्र विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया और समय समय पर मोहम्मद गौरी भी भारत में प्रवेश करता था इन दोनों इक्तादारों की सहायता करने के लिए। परंतु मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गजनी सल्तनत फिर बिखर गया। मोहम्मद गौरी के कोई अपने पुत्र भी नहीं थे। जितने भी उसके दास थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को संप्रभु और स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। सिंध का इक्तादार कुबाचा ने भी खुद को स्वतंत्र कर लिया और दिल्ली का इक्तादार जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और इस प्रकार 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और यहीं से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अब स्वतंत्र दिल्ली का राज्य गजनी से अलग होकर के विकसित हुआ। और इस कारण कुछ लोग यहाँ से भी मुस्लिम काल की शुरुआत भारत में मानते हैं, क्योंकि इसके पहले भारत का हिस्सा गजनी का अंग था। तो भारत में मुस्लिम राज्य एक स्वतंत्र रूप से जो स्थापित हुआ है वो 1206 ईस्वी से, जिसका केंद्र दिल्ली बना, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बना और इसीलिए दिल्ली सल्तनत इसका नाम बना। और यह दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता था। जब 1526 में फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तब दिल्ली सल्तनत का समापन और मुगल शासन का। तो निश्चित रूप से 1192 एक परिवर्तन बिंदु है भारतीय इतिहास का। जितने भी निर्णायक युद्ध हुए हैं भारत में, उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है और यह युग परिवर्तन का प्रतीक है। और इसी का एक्सटेंशन सिर्फ है 1206 ईस्वी। इसलिए भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत जो है वो 1192 ईस्वी से ही मानना चाहिए। अब यहाँ पर एक बातें महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत में अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद लंबे काल तक भी मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ। दूसरे चरण में तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया, लूटपाट की पूरी नीति अपनाई महमूद गजनवी ने। उसके बाद फिर 150 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। तब जाके तीसरे चरण में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए और लगातार मुस्लिम सत्ता का विस्तार होता चला गया। जबकि प्रथम 4 खलीफा के काल में मक्का मदीना से विकसित इस्लामी राज्य संपूर्ण मध्य एशिया में, अफ्रीका के कई हिस्सों में, यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल चुका था। लेकिन भारत विजय करने में इसे सदियों लग गए।
और अलाउद्दीन खलजी के काल में ही हम देख सकते हैं। मुख्यतः अलाउद्दीन के खलजी के काल को देखें, 14वीं शताब्दी का आरंभ, 13वीं शताब्दी का समापन और 14वीं शताब्दी का आरंभ, जो अलाउद्दीन खलजी का काल है। तो उस समय ही उत्तर भारत तो लगभग आ गया और दक्षिण में भी सुजरैनिटी या अधिराजत्व या अप्रत्यक्ष शासन ही अलाउद्दीन खलजी का बना रहा और दक्षिण भारत को पूरी तरह अपने साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में समेटा नहीं जा सका और दिल्ली सल्तनत को सदैव हिंदू प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा। तो भारत में जितना कड़ा प्रतिरोध इस्लामी राज्य का हुआ, इस्लामी सत्ता का हुआ, वैसा हम दूसरे जगह नहीं पाते हैं। दूसरे जगह तो बड़े आराम से इनके विजय होते चले गए। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए फारस, ईरान, जो सदियों से एक महान सभ्यता का केंद्र था, लेकिन अरबों ने कुछ ही वर्षों में ईरान के उस गौरवशाली इतिहास को समाप्त कर दिया। लेकिन भारत में एक लंबे समय लग गए। भारत में मुगल काल में भी प्रतिरोध लंबे काल तक जारी ही रहा और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि समस्त हिंदू क्षेत्र मुस्लिम सत्ता के अधीन आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शासकों ने जिस प्रकार का प्रतिरोध किया इस्लामी राज्य का, वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना यह भी है कि भारत में इस्लाम का कोई विरोध नहीं। इस्लाम शांतिपूर्ण ढंग से भारत में फैलता रहा। हालांकि बलात् धर्मांतरण की घटनाएं भी घटती रही, खास करके युद्ध में जो हिंदू सैनिक हार जाते थे, जिन्हें गिरफ्तार करके दास बना लिया जाता था, उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता था। इसके बावजूद भी पूरे मुगल काल तक हम देखते हैं कि भारत में हिंदू ही बहुसंख्यक रहे, जबकि हिंदू सभ्यता से ही के ही समान बहुत शानदार ईरानी सभ्यता, वहां इस्लामी राज्य की ही स्थापना नहीं हुई, बल्कि इस्लाम धर्म भी फैल गया और वहां के जो मूल निवासी थे पारसी समुदाय, उनका नामो निशान नहीं रहा, ना भी है। भारत में आपको पारसी समुदाय मिल जाएंगे, ईरानी मिल जाएंगे, लेकिन ईरान में ही मूल ईरानी अब नहीं। जहां जहां मुस्लिम सत्ता या दारुल इस्लाम की स्थापना हुई, वहां बहुत जल्दी स्थानीय लोगों का धर्मांतरण हुआ और भारत को छोड़ के उन सभी देशों में जहां इस्लामी राज्य की स्थापना हुई, बहुसंख्यक मुसलमान फिर हो गए। इतनी तेजी से धर्मांतरण हुआ। सिर्फ भारत ही ऐसा देश बना रहा मध्यकाल में जहां मुसलमान की सत्ता तो रही, लेकिन वे अल्पसंख्यक रहे तो भी। यानी धर्मांतरण हिंदुओं का जिस बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, जैसा इसके पहले दूसरे देशों में हो रहा था वहां के लोगों का, वैसा नहीं हुआ। तो इन सब पर विचार विमर्श होते भी रहे हैं और होते भी रहना चाहिए कि क्या ऐसा कोई देश मध्यकाल में नजर आता है जहां मुसलमानों का शासन हो, दारुल इस्लाम की स्थापना हुई हो, लेकिन वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक हो। इस पर सोचा जाए और अगर आप लोग कुछ बताएं तो मैं उससे लाभान्वित होऊंगा। मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई देश नहीं रहा जहां दारुल इस्लाम की स्थापना हुई हो और वहां मुसलमान अल्पसंख्यक रहे। ये सिर्फ भारत ही था। इसके पीछे था भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहरी जड़। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना इसलिए सिर्फ नहीं हुई कि मुसलमान आक्रांता बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा नहीं। उसके फिर कई अन्य कारण हैं। हम लोग देखेंगे कि क्यों भारत में मुसलमान सफल हुए, क्यों भारतीय हारे।
और इन सब पर विचार विमर्श होना चाहिए। धन्यवाद।